नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही साथियों एसएससी एमटीएस को लेकर के जीके जीएस की। तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें साथियों। जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं साथियों, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने में मिलने वाले हैं साथियों। 99% आपको ये क्वेश्चन है वो आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो वो तो आपको वीडियो देखने से पता लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। और जल्दी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है साथियों। मैथ और रीजनिंग की जो क्लासें हैं वो भी जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखा है मैग्नीज, ऑप्शन बी दे रखा है संगमरमर, ऑप्शन सी दे रखा है हब्रक और ऑप्शन डी दे रखा है आपका हीरा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है साथियों? भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की जो संभावनाएं हैं वो अधिक हैं? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और गुजरात। क्या हो जाएगा साथियों? तमिलनाडु और गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं ये आपसे पूछा है। तो तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में संभावनाएं क्या है साथियों? अधिक है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। चलिए अगला देखिए। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है ये आपका किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और ऑप्शन डी दे रखा है बघेलखंड का पठार। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है साथियों छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मांड का अध्ययन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है ये खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है साथियों ये आपके कोस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कोस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है आपका ब्रह्मांड का साथियों अध्ययन। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोस्मोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों तारामंडल, ऑप्शन बी दे रखा है धूमकेतु, ऑप्शन सी दे रखा है उल्कापिंड और ऑप्शन डी दे रखा है उल्काब। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तारामंडल। क्या हो जाएगा? तारामंडल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है तारामंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है साथियों मनीला में। कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है आपकी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। साथियों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को आप
पूरा अंत तक जरूर देखिए साथियों, वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, कौन कहलाता है? कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी पोर्ट कहलाता है तो वो आपका जो सेंटोस है साथियों, सेंटोस जो है ये आपका क्या कहलाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, सेंटोस, ठीक है साथियों, सेंटोस कहलाता है विश्व का कॉफी पोर्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है साथियों? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये किया गया है? तो साथियों बात करें भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में क्या किया गया है साथियों? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में साथियों क्या किया गया है साथियों? मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है साथियों? उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों भाग 3 में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया साथियों? उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस संविधान के किस आर्टिकल में या मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किस आर्टिकल में है मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन? तो ये है साथियों आपके आर्टिकल 12 से 35 में, आर्टिकल 12 से 35 में आपके क्या है साथियों? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो याद रखना साथियों 12 से 35 तक, 12 से 35 तक आपका क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है आपके अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है वो कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये आपसे पूछा है, ऑप्शन दे रखा है 5, 4, 6 या 7। तो प्रारंभ की यदि हम बात करें साथियों तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह हटा दिया गया है साथियों? ऑप्शन आपको दे रखा है 42वें, ऑप्शन बी दे रखा है 44वें, ऑप्शन सी दे रखा है 86वें, ऑप्शन डी दे रखा है 63वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया साथियों? हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित जो संसद है ये कब से अस्तित्व में आई थी? तो ये आपके 1952 से, 1952 में क्या हुई थी? अस्तित्व में आई थी साथियों, 1952 से क्या हुई थी? अस्तित्व में आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1 वर्ष का, 8 माह का, 3 माह का या 6 माह का। तो अधिकतम जो अंतराल होता है साथियों ये आपका होता है 6 माह का, 6 मंथ का अंतराल होता है, ठीक है, 6 माह का अंतराल होता है साथियों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में खालिस्तान में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था ये आपसे पूछा है। तो यह जो पेश किया गया था ये पेश किया गया था साथियों 1968 में। कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में। 1968 में क्या किया गया था साथियों? पेश किया गया था। चलिए अगला देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो कौन है साथियों सक्षम प्राधिकारी? कौन है? तो वो है आपके संसद। कौन है साथियों? संसद है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम जो प्राधिकारी है वो है आपकी संसद साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वाधिक गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का जो सर्वाधिक जो गठन है ये आपसे पूछा है कि किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1952 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? वर्ष 1952 में हुआ था आपके राज्यसभा का सर्वाधिक गठन। कब हुआ था साथियों? वर्ष 1952 में हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन आपसे पूछा है कि उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद का क्या है साथियों? उच्च सदन है। कौन सा? राज्यसभा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का जो है वो प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 80 में साथियों, आर्टिकल 80 में क्या किया गया है साथियों? राज्यसभा के गठन का क्या किया गया है साथियों? प्रावधान किया गया है आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितना निर्धारित करता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है ये राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितने निर्धारित करता है? तो अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है 250। कितनी संख्या? 250, 250 निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कहाँ की जाती है? तो ये आपकी की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ की जाती है साथियों? उच्च न्यायालय में की जाती है अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम जो उम्र सीमा है वो क्या है? तो अधिकतम उम्र जो सीमा है वो है आपकी 62 साल। कितनी है साथियों? 62 साल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? ऑप्शन आपको दे रहे कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए। तो अपर न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो आपका कर सकता है साथियों 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कर सकता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो अपर न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कितने समय के लिए कर सकता है? तो 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात जो है वो की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपातकाल की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर राइट आंसर दीजिए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? तो यह है आपके राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित क्या है? उपबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है? तो किस आर्टिकल के तहत यह करता है? तो वह करता है आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत क्या करता है? आपातकाल की उद्घोषणा का राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।